myself Dr. Farzana Butul with my channel Learn Biology with Dr. Butul. In my last lecture, I have discussed the disease AIDS and I have told you about the introduction of the disease, its history and its basic structure and the three parts of the virus. बच्चों, मैंने अपने पिछले लेक्चर में वायरस डिजीज़ के बारे में HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ाया था और उसमें हमने आपको उसके इतिहास के विषय में और उसकी संरचना के विषय में बताया था. इन माय टुडेज लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन, अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, इट्स सिम्टम्स एंड अबाउट द कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ दिस डिजीज़. हमारे इस लेक्चर में आप वायरस का संचारण या वो इन्फेक्टेड पर्सन से एक स्वस्थ मनुष्य में कैसे जाता है और उसके लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशंस या डिजीज़ होने से पहले क्या सावधानियां लेनी है उसके बारे में, और कंट्रोल एस्पेक्ट में हमारा पूरे विश्व का वैज्ञानिक कहाँ तक सक्सेस हो पाए हैं या सफल हो पाए हैं उसके विषय पे प्रकाश डालेंगे. तो सबसे पहले वी गो फॉर द डिफरेंट मेथड्स हाउ दिस वायरस ट्रांसमिट्स and it is known as transmission of the HIV human immunodeficiency virus for AIDS disease, that is acquired immunodeficiency syndrome. There are different ways of transmission of this disease. The first most important way is by unprotected sexual intercourse. By this method 80% virus is transmitted in social system. The second is transfusion of HIV infected blood, and when we use or doctors or nurses use the unsterilized syringe for injections and other purposes. The third way of transmission is organ transplantation. As we know that now the scientists and doctors are successful in kidney diseases, the transplantation of a healthy person's kidney to the infected person, etc. And during pregnancy and childbirth, if the mother to be is HIV infected, then it is a chance to get the baby infected by this disease. And the fourth very important way of transmission of this disease is drug addiction. And in this, when the drug addicts who are HIV positive, they use the syringes to take the intravenous injections, and they don't change it, and all the drug addicts utilize the same injection, then it is very common to spread this disease among all the drug addicts. बच्चों, अब ये वायरस संचारित कैसे होता है, इसके बहुत से वेज हैं, बहुत से रास्ते हैं जिनके द्वारा ये बीमारी फैलती है. सबसे पहले अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाए जाते हैं, इसके द्वारा 80% बीमारी फैलने की चांस रहते हैं. दूसरा है जब किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी हेल्दी पर्सन में चढ़ा दिया जाता है, अगर उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है या उसको ब्लड की ज़रूरत है और डॉक्टर से बाय मिस्टेक ये ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, तो इसका पूरा चांस रहता है कि जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर भी HIV के वायरस पहुंच जाएंगे. तीसरा वे होता है अंग प्रत्यारोपण के समय, जिसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं. आज भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में हृदय या हार्ट डिजीज के बाद दूसरा सबसे भयानक बीमारियां जिनमें की मृत्यु हो रही है वह मधुमेह या डायबिटीज और किडनी का फेल होना है. हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं बहुत से कारणों से, ब्लड प्रेशर के द्वारा और बहुत अधिक मधुमेह के कारण. तो उस समय किडनी
अगर कोई डोनर अपनी किडनी पेशेंट को दे रहा है, ऐसे समय में अगर डोनर का ब्लड पहले एचआईवी के लिए नहीं टेस्ट किया गया है, तो ऐसे समय में इसकी पूरी संभावना बनी रहती है कि स्वस्थ व्यक्ति से एचआईवी का संक्रमण जिस व्यक्ति के अंदर हम गुर्दा लगा रहे हैं, जो किडनी की बीमारी से संक्रमित है, उसके अंदर पहुंच जाएगा। इसके पश्चात यदि ऐसी गर्भवती महिला जो प्रारंभ से एचआईवी पॉजिटिव है, जिसके अंदर इस वायरस का संक्रमण है, तो गर्भ के समय प्लेसेंटा के द्वारा उस बच्चे को जब मां के रक्त से भोजन मिलता है, तो इसका संक्रमण बच्चों में पहुंच जाता है और चाइल्ड बर्थ के दौरान भी इस संक्रमण को बच्चे में ट्रांसफर होते पाया गया है। सबसे अंत में इस लेक्चर में जो मैं आपसे बताना चाहूंगी, वो आज हमारे पूरे विश्व में जिस तरह से ड्रग एडिक्शन फैला हुआ है, नशीली दवाओं का युवाओं के द्वारा सेवन करना और उनका इतनी अधिक मात्रा में सेवन करना, जिससे कि युवाओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, जिनमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, डिमेंशिया है एंड इम्बैलेंस ऑफ लाइफ है। उसके बाद वो आत्महत्या की तरफ भी जाने लगे हैं। ऐसे समय में जब यह ड्रग एडिक्ट्स, यह युवा आपस में एक ही सिरिंज के द्वारा इन दवाओं के घोल को इंट्रावेनस या इंजेक्शंस के द्वारा लेते हैं, सुई के द्वारा लेते हैं, और उन युवाओं में से एक भी युवा अगर एचआईवी संक्रमित है, तो सभी पूरे ग्रुप के युवाओं में यह बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। इस डिजीज के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में आप जान लें। सबसे पहले इन लक्षणों को हम लोग 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। These symptoms are classified into 3 stages, and the first stage is known as primary symptoms or primary infection. It appears only for 2 to 4 weeks if any person gets infected with this disease, and very unknown symptoms are appeared in this stage. It means to say that it is a mild fever type of infection or body ache. Even the person who is now infected with HIV, he or she doesn't know that he has received some pathogen from any place or by any act. प्राइमरी अवस्था में यह 2 से 4 हफ्ते जब कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, इस पैथोजन से इन्फेक्टेड होता है, तो उसके अंदर इस प्रकार का कोई भी लक्षण अपीयर नहीं होता कि उसे यह महसूस हो कि वो एचआईवी से इन्फेक्टेड हो गया है। उस पर्सन को या उस व्यक्ति को हल्का सा बुखार या हल्का सा शरीर में दर्द होता है, सर में हल्का सा दर्द होता है, उसके बाद ये फेज निकल जाता है। एंड द सेकेंड स्टेज इज नोन एज incubation period. As I have already told you that incubation period is the entry of a pathogen in a host cell, whether it is plant or it is animal or it is a human being, up to the appearance of the first disease symptom. इस पूरे अंतराल को जब एक पैथोजन किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और उसके पश्चात उस व्यक्ति के शरीर में अंदर जाकर एस्टैब्लिश होता है, बीमारी पैदा करता है, और व्यक्ति के एक्सटर्नल लक्षणों में, बाह्य लक्षणों में पहला बीमारी का लक्षण जब अपीयर होता है, इस पूरे अंतराल को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। द सेकेंड स्टेज इज द incubation period stage or stage second. It is a long time for this HIV infection. It is about 3 years to 12 years period, and a large number of HIV are produced
in this stage, and it is known as proliferation of HIV in infected T4 lymphocytes. जैसा कि हमने आपको सब संक्रमण के बारे में बताया था कि हमारे शरीर में सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र में जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की प्रहरी या सेंटिनेंट्स कहलाती है वो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, और HIV वायरस सबसे पहले जाकर T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं पे आक्रमण करता है और इन कोशिकाओं के अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में अपनी संख्या को बढ़ाता है। जैसे जैसे शरीर में HIV के नंबर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे मनुष्य का शरीर रोग से ग्रसित होता चला जाता है, और यह HIV के संबंध में एक लंबा अंतराल होता है जो 3 से 12 वर्ष का इसका संक्रमित पीरियड या इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। The third stage is known as full bloom AIDS. It is known as stage 3. It is the stage where the entire immune system is damaged now due to the large number of HIV in our body fluids. And now the patient is known as AIDS patient, and the main symptoms are persistent fever, dry cough, chronic diarrhea, infection of different type of diseases like malaria, like tuberculosis, like pneumonia, and mouth ulcers are there, skin infections takes place, and the patient lost his weight severely, and now the patient feel anxiety and dementia type of diseases. Sometimes the secondary infections attack the HIV patient and it leads to the death of the patient also. जो सिम्टम्स या लक्षणों की तीसरी अवस्था है उसको स्टेज 3 और अवस्था 3 कहते हैं। इसमें एड्स का मरीज पूरे तौर पर एड्स के बहुत भारी संख्या में पैथोजन के द्वारा, वायरस के द्वारा संक्रमित हो चुका होता है, और उसके जो विभिन्न प्रकार के एड्स से संबंधित टेस्ट किए जाते हैं इसमें भी वो पॉजिटिव आता है, और उसका शरीर बहुत भयानक तरह के लक्षण देने लगता है, सिम्टम्स देने लगता है। उसमें लगातार मरीज का बुखार आना, उसको सूखी खांसी का आना, उसका भयानक रूप से अपने शरीर के वजन को कम करना, उसके साथ साथ उसको क्रॉनिक अतिसार या दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको तरह तरह के संक्रमण घेरने लगते हैं, जैसे मलेरिया रोग, जैसे टीबी का रोग, जैसे श्वास संबंधी निमोनिया का रोग, और उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और धीरे धीरे मरीज कमजोर होता जाता है। और एक स्टेज ये आती है, क्योंकि जैसा कि डिजीज के चैप्टर में आपको बताया गया है कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो हमारे शरीर में जब एंटीजन एंटीबॉडी की तरह एंटीजन प्रवेश करते हैं या बाहर के वातावरण से संक्रमण आता है, चाहे वो वायरस की शक्ल में हो, चाहे बैक्टीरिया की शक्ल में हो, चाहे वो दूसरे पैथोजेंस हो, उनको बचाने में हमारा शरीर पूरी तरह सक्षम होता है अगर एक हम स्वस्थ व्यक्ति, स्त्री या पुरुष हैं। क्योंकि इस बीमारी के कारण पूरा हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है, और मरीज में बीमारी से बचने के लिए, रोगी में बीमारी से बचने के लिए किसी भी प्रकार की T4 और दूसरी कोशिकाएं जीवित नहीं रहती, और उसके शरीर पे विभिन्न प्रकार के रोग अटैक करने लगते हैं, आक्रमण करने लगते हैं, और बहुत लंबी बीमारी के बाद प्रायः यह पाया गया है कि यह डिजीज फैटल हो जाती है और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। Students, now we come on the prevention. It is also known as prophylaxis and control of AIDS disease. And in prevention, the first important prevention is always practice safe sex.
so that the HIV virus cannot be transmitted. The second one is use new and disposable syringes. The doctors, nurses, and one should take care of this point very seriously. The third point is use the HIV negative blood in blood transfusion. And to make public aware, for this, the World Health Organization, that is WHO, has declared the 1st December every year to celebrate World's AIDS Day. बच्चों किसी भी बीमारी में अगर हम पहले से उसको बचाव की विधियां अपनाते हैं उसे प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, और इस बीमारी के संबंध में सुरक्षित यौन संबंध बनाना, साफ और डिस्पोजेबल सिरिंज का प्रयोग करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय HIV नेगेटिव ब्लड को मरीज को चढ़ाना, यह सब मुख्य बचाव के रास्ते हैं। इसके साथ साथ हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1 दिसंबर के दिवस को वर्ल्ड एड्स डे डिक्लेयर किया है। इसके द्वारा हम मास में रैलीज निकालकर, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कर नुक्कड़ नाटक करके, NSS NCC के माध्यम से पूरी जनता को इस बात के लिए अवेयर करते हैं कि वो एड्स के बारे में जाने, चाहे वो स्लम्स बस्तियां हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे मिडिल क्लास लोग हों, चाहे हाई सोसाइटी के लोग हों, पूरे विश्व में विश्व एड्स डे मनाया जाता है। नाउ वी कम्स टू द treatment of AIDS disease. The most important line is written here. So far, no vaccine or drug is known to cure the disease. अभी तक कोई ऐसा टीका या दवा नहीं बनी है जिससे कि इस डिजीज को पूरी तरह जड़ से समाप्त किया जा सके. About 30 medicines are found to be effective to deactivate reverse transcriptase enzyme, which check the speedy multiplication of AIDS virus to slow down the spread of disease in human beings. वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, शोध के स्टूडेंट्स के द्वारा यह लगभग 30 ऐसी औषधियां पाई गई हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम की एक्टिविटी को धीमा करती है. इस एंजाइम का इस बीमारी के फैलने में बहुत प्रमुख रोल है और इसी एंजाइम की प्रेजेंस में HIV वायरस का मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज स्पीड में होने लगता है. इन दवाओं में यह विशेषता पाई गई है कि अगर ये दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं दवा के तौर पे तो यह एड्स की प्रचुरोद्भवन को रोकती है, जिससे कि जो एड्स का पेशेंट है उसके अंदर इस बीमारी के बढ़ने की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है. इन दवाओं में 2 मुख्य दवाएं हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है. एक पहली है ज़ाइडोवोडाइन और दूसरी है नेविरापिन. इस प्रकार आपने विभिन्न विषयों में एड्स बीमारी के बारे में पढ़ा और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में लगभग 40 लाख 40 मिलियन पीपल हैं जो इस बीमारी से संक्रमित हैं. और भारतवर्ष में भी इसका संक्रमण हमारे मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र और नागालैंड जैसे स्टेट्स में बहुत अधिक पाया जा रहा है. और सबसे पहले भारत की एक वैज्ञानिक मैडम सोलोमन ने एक सेक्स वर्कर में 1986 में मद्रास के एक सेक्स वर्कर में इस बीमारी को रिपोर्ट किया था. थैंक यू and please note the important points of my lecture. We will meet soon again on the next topic.